हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज लुसेंट की सीरीज का जो क्रम है आगे बढ़ाते हैं और लुसेंट को आगे की तरफ चलते हैं। लुसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले 3 कक्षाओं में प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में हमने बात की थी और आप लोग जो लोग नए हैं हमारे इस वीडियो पर, वो लोग पिछली क्लास जरूर देखेंगे ताकि उन्हें अन्य 2 स्रोतों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में। तीसरा जो हमारा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है हमारे प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। तो आइए चलते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में हम बात करते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तीसरा स्रोत था, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद एक ऐसा साधन है जो प्राचीन इतिहास का जो है वर्णन करता है, भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन करता है। तो आखिर क्या ऐसा मिला हमें जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसको भी हम 3 खंड में देखते हैं। 3 खंड हैं इसके। पहला है अभिलेख। अभिलेख इसे कहेंगे हम एपिग्राफ या एडिक्ट या इंस्क्रिप्शन। ठीक है। दूसरा है स्तंभ लेख। क्या है? स्तंभ लेख नाम से क्लियर है। पिलर इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट। और तीसरा जो स्रोत है हमें मिलता है इस पुरातात्विक साक्ष्यों में, वो है सिक्के एवं अन्य कॉइन्स एंड अदर। ठीक है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य 3 तरह से मिलते हैं हमें। एक अभिलेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और सिक्के हैं जो उस समय के राजाओं के चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें इन अभिलेखों की, तो अभिलेख में हम बात करें कि कैसे होते थे, या इसका नाम है एपिग्राफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से एक पुटअप होता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द में अगर हम ग्राफी जोड़ दें तो क्या हो जाता है? उस सब्जेक्ट का अध्ययन। जैसे भूगोल का अध्ययन, जियोग्राफी। अब एपिग्राफी मतलब इसका क्या हो जाएगा? एपिग्राफी। ठीक है। एक क्वेश्चन है अभिलेख क्या हो जाएगा? एपिग्राफी। क्या अध्ययन? एपिग्राफी कहलाएगा। तो प्राचीन समय में हमें कुछ अभिलेख मिले हैं। तो क्या होते थे? एक कोई पत्थर का टुकड़ा है और उस पे कुछ लेख उत्कीर्ण किए गए हैं या लिखे गए हैं।
कुछ इंस्पिरेशन है इस पे लिखा गया है। और ये क्यों पत्थर पे ही लिखा गया है? क्योंकि कागज का आविष्कार नहीं था यहाँ पे, तो उस समय पत्थर थे, तो पत्थर पे लिखे मिलेंगे हमको। स्तंभ लेखों की बात करें तो ये पत्थर का था। इस पत्थर के का पहले हम क्या बनाते थे? एक पिलर बनाते थे, एक पिलर बना दिए और इस पिलर पर कुछ इनक्रिप्ट होगा, वो क्या कहलाएगा? पिलर अभिलेख या स्तंभ लेख कहेंगे। इन लेखों में उस समय के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, किस वंश के थे, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था इन पिलर पे हमें देखने को मिलेंगे। जब हम आगे इस प्राचीन इतिहास की क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जब सभी का काल पढ़ेंगे, तो उसमें इन पिलर के बारे में पढ़ेंगे, किसके किस पिलर में क्या लिखा गया है, क्या इनक्रिप्ट। अभी तो शुरुआत है, तो जानते हैं कि आखिर अभिलेख होता क्या है और स्तंभ लेख क्या होता है। तो तीसरा पार्ट है, इसमें क्या होंगे? कुछ सिक्के हैं जिसपे कुछ आकृतियां बनी होंगी, कुछ किसी शासक का नाम होगा या कुछ ठप्पा लगा होगा, तो इससे भी हम ज्ञात करते हैं किस समय का था, किस शासक के काल में रहा होगा और क्या करता था। तो सिक्के भी एक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेखों महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं स्तंभ लेखों संबंधी साक्ष्य। तो इसमें 3-4 ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे अभिलेख है जिसका नाम जानना है, किसके काल में था वो अभिलेख हमको मिला है, किसके काल की जानकारी वो अभिलेख देता है, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण में बार बार पूछे गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला अभिलेख है जिसका नाम है भूगाज कोई। भूगाज कोई ये पहला अभिलेख है जो 1420 BC में हमें मिला था। जैसे कि मैं बोलूं कि प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं खुदाई में एक अभिलेख हमें मिला और उसमें पढ़ने की कोशिश की गई, पढ़ा गया, तो मुझे पता चला कार्बन डेटिंग नाम की एक चीज है। कार्बन डेटिंग से हमें पता कर सकते हैं किस कालखंड की चीजें हैं। तो कार्बन डेटिंग का उपयोग करके तो पता चला कि 1420 की ये अभिलेख है जो पत्थरों पे उत्कीर्ण है। ठीक है, 1400 BC में मिला। किस क्षेत्र से मिला? एशिया माइनर वाले क्षेत्र से। ठीक है, 1420 में एशिया माइनर वाले क्षेत्र से हमें मिला। अब कोई अभिलेख हमें मिल रहा है तो उस पे उसकी कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो आखिर ये अभिलेख हमें क्या बता रहे हैं? तो इसमें वैदिक देवता, कितने? 4 वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी। ठीक है, वो 4 देवता कौन? वैदिक देवता हैं इंद्र, दूसरे हैं
मित्र, तीसरे वरुण, और चौथे हैं नशत्य। इन चार प्रश्न देखिए, प्रश्न का प्रवृत्ति इसी एक पॉइंट से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। पूछ देगा कि किस अभिलेख में हमें इंद्र देवता का वर्णन मिलता है, तो सीधे से सिंपल क्वेश्चन आ गया, भोगाज कोई में। ये पहला अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख कौन मिला? भोगाज कोई। ठीक है, दे देगा, चार ऑप्शन दे दिया, इनमें से भोगाज कोई में किस देवता का वर्णन नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर हम चारों जानते हैं तो उसमें एक हम टिक करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अभिलेख जो मिला, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हमारे, क्योंकि हमको इतिहास जानना भी है और हमें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से जानना है, इसलिए जानना जरूरी है। एशिया माइनर पूछा है और जो है कहाँ कौन कौन से देवताओं का उसमें वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है, और इससे प्रश्न काफी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एरण अभिलेख। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसके काल में मिला, ये इससे पता चलता है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं। तो किसके काल में? एक शासक है भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के काल में, या भानुगुप्त का जो शासन काल था उसके बारे में जो वर्णन है हमें मिलता है एरण अभिलेख में। ठीक है, और एरण अभिलेख की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें क्या मिलता है हमको? सती प्रथा के बारे में जानकारी। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो किससे है? भानुगुप्त से। और इस अभिलेख की क्या खासियत है, तो इस अभिलेख में सती प्रथा का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, और तेजी से बढ़ते हैं आगे। तीसरा अभिलेख है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग जानते भी होंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये भी हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल का वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है कलिंग राजा खारवेल। तो मिलाने वाले क्वेश्चन ने पूछ दिया, या हाथी गुफा चार दे दिया, इसमें एरन अभिलेख, हाथी गुफा और दोगाज कोई, चार ऑप्शन दे दिया मिलाने के लिए, तो आप मिला लोगे। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के शासन की जानकारी देता है। और इस अभिलेख की एक खासियत और है, जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है इस अभिलेख में, भारतवर्ष जो नाम है, हमारे देश का भारतवर्ष कहते हैं, वो किस अभिलेख में मिला है? तो भारतवर्ष लिखा, भारत को भारतवर्ष कहते थे, तो कहां लिखा मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, भारतवर्ष, हाथी गुम्फा, भारत, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासन की जानकारी देता है? कलिंग राजा खारवेल के शासन की जानकारी देता है। उस समय कलिंग राजा खारवेल का शासन व्यवस्था कैसी थी। इसी अभिलेख में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी तिथि, इसकी तिथि तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं।
नहीं। ठीक है, कौन सा अभिलेख जिसकी तिथि के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष, पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरुड़ या वेशनगर अभिलेख, और ये इसका संबंध किससे है? ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस से। और इसी अभिलेख में भागवत धर्म के, भागवत धर्म का साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ या वेशनगर अभिलेख जो है, इसका जो संबंध है यवन राजदूत या ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है, और इसमें मिलता है हमें भागवत धर्म का साक्ष्य। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपीपीसीएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, भीतरी अभिलेख का साक्ष्य कहां से मिला? हमारे प्यारे से यूपी से। ठीक है, और किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो स्कंदगुप्त। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? तो 4 हो गए, कुछ और ले लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति लेख किसके काल का है? पूछता है क्वेश्चन अक्सर। समुद्रगुप्त। एक अभिलेख और है, नासिक अभिलेख। इसका संबंध है वल्लभश्री से। नासिक अभिलेख। आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट इससे बहुत बार पूछे गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अभी और बता रहे हैं आपको, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध रुद्र दामन से। यह जूना होता है, जूने से सफाई की जाती है, तो दामन को साफ करने वाला जूना, मतलब जूनागढ़ अर्थात रुद्र दामन। ठीक है, ये क्या है? ऐहोल अभिलेख। इसका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। मदसौर अभिलेख, इसका संबंध है मानवा नरेश से। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार, प्रतिहार राजा भोज। तो इसका संबंध प्रतिहार राजा
भुज से है। इस प्रकार से कुछ जो महत्वपूर्ण थे अभिलेख और किससे संबंधित है, किसके लिए क्या प्रसिद्ध है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम जाने। तो अभिलेख और स्तंभ लेख भी एक ऐसे साधन हैं जो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। अब आते हैं हम कॉइन्स के बारे में। सिक्के, सिक्के एवं अन्य के बारे में। अन्य तो सिक्के भी स्रोत है किसके, प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए। और सिक्कों की खासियत ये होती थी, आज अगर मान लीजिए आज के सिनेरियो में हम बात करें तो कोई सिक्का मिल रहा है हमें कहीं से, मान लीजिए हम प्राचीन हो जाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्राचीन हो जाएं, तो यहाँ रुपया का सिक्का चल रहा है और अमेरिका में डॉलर चल रहा है। हमारे सिक्के पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी है। 1 रुपये का सिक्का मान लीजिए मिला, 1 रुपये लिखा रहा उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर, और वो सिक्का, सिक्के में नीचे लिखा था किस सन में बना हुआ है, और हम लोग इतिहास बन गए। मान लीजिए हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए इस युग में हम लोग प्राचीन इतिहास, तो खुदाई होगी तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलेगा। अभी तो अभिलेख मिले थे जो पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, इस समय वो अभिलेख तो मिलेंगे नहीं, कुछ किताबें दबी होंगी, कुछ चीजें देखी जाएंगी। मान लीजिए सिक्का मिला, तो सिक्के से तो पता चल गया यहाँ पे व्यापार होता रहा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, क्योंकि सिक्का भी किसी धातु का बना होगा। तो धातु से पता चलता है कि उस शासन काल में क्या समृद्धि थी। बहुत से डायनेस्टी में जो है हमें मिलेगा सोने का सिक्का मिलेगा, कहीं चांदी का सिक्का मिलेगा, कहीं तांबे का सिक्का मिलेगा, कहीं लोहे का, कहीं शीशे का सिक्का मिलेगा, कहीं मिट्टी का भी मिलेगा, मुहरे मिलेंगी मिट्टी की। तो अगर जहां पे सोने का सिक्का मिल रहा है, इसका मतलब ये है उस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी समृद्ध थी, वहां के लोग काफी समृद्ध थे और वहां व्यापार भी अच्छा होगा। तो मान लीजिए उसी में एक सिक्का मिला था। पहले तो जो सिक्का मिला, सिक्के को पहले सिक्के को कहते थे, पहले सिक्के प्रथम सिक्के को आहत कहते थे, या उसी कहते थे पंचमार्क। पंचमार्क तो जो पहला सिक्का मिला वो क्या था, आहत सिक्के थे, मतलब किसी धातु का टुकड़ा जिस पर ठप्पे लगे होते थे, और ऐसे सिक्कों क्या कहेंगे, आहत सिक्के। तो जो पहला सिक्का मिला, मान लीजिए एक गोल सा कॉइन था एक, और इस पे एक थप्पा, लाल रंग का एक थप्पा लग गया, तो क्या हो जाएगा, ये आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का मिला हमको। और सिक्के कुछ मिले, एक सिक्का मिला जिसमें कोई किसी व्यक्ति की आकृति थी, और वो क्या कर रहा था,
क्या बजा रहा था? वीणा बजा रहा था। तो उस सिक्कों का अध्ययन किया गया तो क्या पता चला कि जो व्यक्ति है वो कौन है? समुद्रगुप्त है। और वो क्या कर रहा था? वीणा बजा रहा है। इससे पता चला वो क्या था? संगीत प्रेमी था। ठीक है, वो क्या था? संगीत प्रेमी था। किसके शासनकाल का सिक्का था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल का सिक्का था। उस समय वहां की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, इस सिक्के से हम वहां के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जाने। अच्छा, इन सिक्कों से हमें कुछ और भी जानकारी मिल सकती है। उस समय का व्यापार कैसा था, वो स्थान के बारे में जानकारी मिल सकती है, लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सकती है। मान लीजिए उस टाइम कोई 3 देश थे, ABC देश है कोई, और यहां पे बी वाले सिक्के मिले, यहां भी बी वाले सिक्के मिले, और यहां पे AC, यहां पे A, यहां पे C। मान लीजिए A की अधिकता थी, बी और C वाले क्षेत्र में भी वहां के सिक्के मिले, और इस बी वाले क्षेत्र में बी वाले के सिक्के की अधिकता थी और AC वाले सिक्के यहां मिले, यहां BA वाले सिक्के मिले। इसका मतलब ये था उस समय व्यापार भी क्या था? काफी समृद्ध था और एक दूसरे के साथ व्यापार होता था। तो पहला व्यापार क्या होता था? एक तो अंतरराज्यीय व्यापार, मतलब अपने ही देश में जो राज्य है उनमें जो व्यापार हमको देखने को मिलेगा, इन्हीं सिक्कों से पता चल जाएगा। और ये भी पता चला कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कैसा था उस टाइम में, कैसे संबंध थे दूसरे देशों के साथ, ये भी इन सिक्कों के अध्ययन से हमें पता चलेगा। ठीक है, मैंने चीज बताया था कि सबसे पहले आक्रमण जो भारत पर यवन शासकों ने किया था, उनका ही आगमन हुआ था। तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले जो सिक्के मिलेंगे, फैक्ट है, पहले सिक्के यवन शासकों की जानकारी देंगे। ठीक है, जो पहले सिक्के मिलेंगे हमें एवं शासकों के बारे में जानकारी हमको वहां से मिलेगी। दूसरा क्या मिलता है? अरिकेमेडु से, अरिकेमेडु से जो कि तमिलनाडु में है, यहां से हमें मिले रोमन सिक्के। ठीक है, तीसरा मिला समुद्र गुप्त बीड़ा बजाते हुए आकृति वाला सिक्का। आकृति का जो सिक्का मिला। तो ये जो सिक्के मिल रहे हैं, पहले सिक्के मिले उससे हमें ग्रीक यमन के समय का जानकारी मिल गई। फिर जो मिला अर्कामेडू से, उससे क्या मिला? हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल गई। और जो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए तस्वीर वाले जो सिक्के मिले, उससे पता चला कि समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा होगा और वो व्यक्ति जो था वो क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था, जो बीड़ा बजाता था, और इसका मतलब ये है वो संगीत प्रेमी। ठीक है, तो अरिकामेडु वाला एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। यह है पुदुचेरी या पांडिचेरी कह सकते हैं, पहले क्या समय पांडिचेरी। तो यहां से ये सिक्के हमको मिलेंगे। फिर इन सिक्कों से संबंधित क्या जानकारी मिलेगी हमें? अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलेगी।
विशेषता जो होगी इसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार के बारे में पता चलेगा, शासनकाल के बारे में जानकारी मिलेगी हमें सिक्कों से, और क्या मिलेगा हमको, सांस्कृतिक जानकारी मिलेगी उस शासनकाल में। तो जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं जिनसे हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में, तो तीसरा नंबर था सिक्के। तो अभी तक इतिहास में जो प्राचीन इतिहास 3 खंडों से हमें प्राप्त हुआ था, जानकारी प्राप्त हुई थी, एक था धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन साक्ष्यों के आधार पर ही हमें ज्ञात हो पाता है कि प्राचीन इतिहास कैसा था। ठीक है, और जब लुसेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें एक नोट लिखा हुआ है, लुसेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें एक नोट लिखा है, नोट है, भारत का संबंध वर्मा, मलाया, कंबोडिया व जावा जावा द्वीप। तो भारत का संबंध इन 4 क्षेत्रों से काफी अच्छा था। बर्मा अर्थात म्यांमार, इसे हम क्या कहते थे उस समय, स्वर्ण भूमि, मलाया, इसे कहते थे स्वर्णद्वीप, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया इसे कहते थे कंबोज, और चौथा था जावा द्वीप, इसका प्राचीन नाम यवद्वीप। तो ये 4 चीज पूछ लेगा। स्वर्ण भूमि की संज्ञा किसे दी जाएगी, तो स्वर्ण भूमि की संज्ञा म्यांमार को, मलाया को स्वर्णद्वीप की, कंबोडिया को कंबोज के नाम से जानते थे, जावा द्वीप को यवद्वीप के नाम से जानते थे। इस समय उस समय जो हमारा संबंध अच्छा था इन 4 क्षेत्रों से काफी अच्छा था। तो इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा है। ठीक है, तो ये जानकारियां हमें प्राप्त चली इन 3 चीजों से। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो दूसरा चैप्टर है इतिहास का, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक चीज जानेंगे हम, इतिहास जो है, इतिहास को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक है घटनाओं के आधार पर, दूसरा प्राप्त लेखों के आधार पर।
घटनाओं के आधार पर इतिहास को तीन भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और क्या है, आधुनिक। तो घटनाओं के आधार पर इतिहास तीन प्रकार के हो गए और लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त लिखित साक्ष्यों के आधार पर इसी इतिहास को हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है सर। तो पहला कैटेगरी है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो इस इतिहास को हम दो भागों में बांटे, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भाग के रूप में। कैसे? जो घटनाओं पे आधारित जो इतिहास की जानकारी हमें मिले उसके आधार पर हम तीन भागों में बांट लिए। जो दूसरा खंड है कुछ साक्ष्य मिलेंगे, हमें लिखित साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर हम तीन भागों में बांट लिए। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके साक्ष्य हमको मिलेंगे लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल, या इसे कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है। दूसरा मिलेगा, इसमें लिखित साक्ष्य मिलेंगे लेकिन क्या होगा? अपठनीय। ठीक है। इस काल में क्या मिला? लिखित साक्ष्य मिले लेकिन अपठनीय है। फिर आता है ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है? लिखित है और क्या है? ये पठनीय है। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, उसके साक्ष्य मिलते तो है हमें लेकिन लिखित नहीं मिलते, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलता है और वो क्या है? अपठनीय। जो तीसरा साक्ष्य है वो है ऐतिहासिक साक्ष्य, जिसे हिस्टोरिक एज कहते हैं। उसके साक्ष्य लिखित तो है और उसके साक्ष्य पठनीय भी है। तो अब कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब बात करेंगे किसकी? पाषाण काल की बात करेंगे कि स्टोन एज कैसा था। तो सबसे पहले जब इतिहास शुरू करते हैं कभी तो क्या करते हैं? हम पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण काल में भी कई कैटेगराइज है, अभी आगे बढ़ते बताते हैं। यहां क्या मिलेगा? यहां जानेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे यहां पर। और ऐतिहासिक काल में वैदिक से लेकर अब तक। ठीक है सर। तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को तीन क्रम में प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के भागों में डिवाइड करें। प्रागैतिहासिक काल मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य
नहीं, अर्थात स्टोन एज है वो, और उसमें क्या होगा, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब लिखित साक्ष्य जो अपठनीय होंगे उससे हमें मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने को। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जो लिखित है और पठनीय है, उससे जो हमें मिलेगा जानकारी मिलेगी, उससे जानकारी मिलेगी वैदिक से लेकर अभी तक के इतिहास के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज इसके बारे में, जो प्रागैतिहासिक काल, इन कालों के बारे में कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज जो बात किए थे वहीं तक, और कल हम प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक की क्लास जो सीरीज चल रहा है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अपने कमेंट, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है।